चलिए आगे बढ़ते हैं और बाजार का रुख करते हैं। जिस तरह से बाजार में तेजी है, आज लगातार 7वां ट्रेडिंग सेशन है, मजबूती छाई है। ऐसे में टेक्निकली स्ट्रैटेजी क्या बनती हुई दिख रही है, हमारे एक्सपर्ट्स का नजरिया क्या है, कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जो उनके रडार पर हैं, वो समझते हैं। हमारे साथ नरेश मिरानी जुड़ गए हैं और कुणाल बोथरा भी हमारे साथ हैं। दोनों का ही स्वागत करते हैं। नरेश, गुड आफ्टरनून। सेंसेक्स फिर 60,000 के पार, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आउट परफॉर्मेंस और मिड कैप स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं। बताएं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप क्या बना रहे हैं? So as of now, बायस पॉजिटिव ही है जब तक हम 17,600 और 17,750 के ऊपर है। अभी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 17,750 होगा और वीकनेस खाली 17,600 के नीचे आ सकती है। और मानना ये है कि यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ज्यादा होने चाहिए और ओवरबॉट है हम अक्रॉस द बोर्ड और हर इंडाइसेस पे, बट फोमो और से यूफोरिक जोन में जाने के लिए स्मॉल कैप मिड कैप में आउट परफॉर्मेंस अगर दिखेगा ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स तो जाके कॉशियस होंगे। तब तक स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग्स जो 2 स्टॉक रिकमेंडेशंस रहेंगे। सबसे पहले बाय रहेगा जुबिलेंट फूडवर्क्स। फाइनली इसने 590-95 के रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया है जो लास्ट 1 महीने से रेजिस्टेंस था और अच्छा कप एंड हैंडल ब्रेकआउट है। यहाँ पे टारगेट होगा 660 शॉर्ट टर्म में, स्टॉप लॉस 595। दूसरा बाय रहेगा हीरो मोटोकॉर्प पे जो काफी दिनों से 2800 से 2900 में कंसोलिडेट कर रहा है। फाइनली 2900 के भी ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है स्टॉक और बड़ा ही कप एंड हैंडल और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है। यहाँ पे स्टॉक का आउट परफॉर्मेंस काफी ज्यादा हो सकता है जितना एक्सपेक्टेड है। वहां से मिनिमम टारगेट रहेगा 3300, स्टॉप लॉस रहेगा 2800। हीरो मोटोकॉर्प और जुबिलेंट फूड में तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी दिख रहे हैं, 200 डीएमए के ऊपर कारोबार कर रहा है। ये 2 पिक्स रहेंगी आज नरेश की। बिल्कुल नरेश, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में कुणाल भी है। कुणाल, गुड आफ्टरनून। सुबह तो हालांकि बात हो रही थी स्टॉक स्पेसिफिक या मिड कैप में बहुत एक्शन है, तो इंडेक्स में भी बहुत एक्शन आज रहा और इंडेक्स को तो मेजरली बजाज ट्रेंड्स ने तो बहुत बड़ा सपोर्ट भी दिया आज। आप कहाँ इस वक्त आपका फोकस है? जी, आई थिंक सो बैंक निफ्टी की तरफ देखें तो 100 पॉइंट का मूव है जो आई थिंक हार्डली कुछ निफ्टी में आई थिंक काफी अच्छा मूव है। 18,000 के आसपास आ रहा है। सेंसेक्स 60,000 के आसपास 4,500 को क्रॉस कर चुका है। तो उस स्पेसिफिक मूव्स है, बट सेक्टर वाइज काफी आई वुड से चर्न हो रहा है। आईटी इंडेक्स आज फॉर एग्जांपल परफॉर्म कर रहा है, काफी अदर सेक्टर्स जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी ऑटो इंडेक्स फॉर एग्जांपल अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो काफी चॉप एंड चर्न है सेक्टर में। मेरा व्यू इंडेक्स स्पेसिफिक अभी भी रहेगा कि शायद हम 18,200 का लेवल्स पॉसिबली दिस वीकेंड या मैक्स बाय नेक्स्ट वीक हम उस लेवल्स तक आ जाए, उस लेवल्स को क्रॉस कर दे। इंडेक्स स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक जो मैं बाय कॉल्स इनिशिएट करूंगा, पहला रहेगा सन फार्मा पे। मेरा अनुमान है कि सन फार्मा एक 5-7 डेज कंसोलिडेशन एंड कर रहा है और बहुत ही जल्दी स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है। 920 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 980 का टारगेट रख सकते हैं इस पे, 960 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 899 का। और सेकंड रहेगा बाय कैनरा बैंक पे। पीएसयू स्टॉक्स में वापस एक मोमेंटम ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो कैनरा बैंक में बाय के लिए सजेस्ट करूंगा। 260 का पोजीशन टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 222। अच्छा, एक तो आपने कैनरा बैंक बताया, दूसरा बता रहे सन फार्मा। आपने ग्लेन नहीं देखा? ग्लेन मार्क? हाँ, ग्लेन मार्क देखा मैंने। देखा? अच्छा, उसमें क्या है कुणाल जी? अच्छा मोमेंटम वापस आ गया आई थिंक ग्लेन मार्क फार्मा में, बट आई थिंक लीडर अभी भी सन फार्मा है। अच्छा, मैं सन फार्मा ग्लेन में से अगर आपसे पूछूं कि एक शेयर मेरे को खरीदना हो तो फिर ग्लेन लेना चाहिए कि सन? मैं तो सन प्रेफर करूंगा। आप सन लेंगे, ठीक है। तो आप मेरे को जरा एक बार टारगेट वापस से बता दो सर। सन फार्मा 960 का टारगेट रख सकते हैं। 960 का स्टॉप 899, ठीक है, हमने छाप दिया सर आपके लिए। और दूसरा है कैनरा बैंक। आप ये कह रहे हैं कि कैनरा बैंक, हालांकि ये तो आपका पसंदीदा वाला सेगमेंट है, कैनरा बैंक, कैनफिन होम्स, दोनों आप काफी अच्छे से देखते हैं और इसमें 260 का टारगेट है। ग्लेन पे भी ध्यान रखिए, काफी तेजी से चला है, मूवमेंट आया लेकिन अभी ट्रेड में कन्वर्ट नहीं किया इसको। ठीक है नरेश, बहुत शुक्रिया आपका भी, और कुणाल आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये दोनों ही ट्रेड हमको बताने के लिए। इस बीच सुशील केडिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। जब पिछली बार आपसे बात हुई थी ना, एक मार्केट के वेटरन हमारे साथ थे राकेश झुंझुनवाला, आप उनसे भी काफ़ी संपर्क में रहते होंगे, बातचीत होती होगी। एक तो कोई अपना खट्टा मीठा अनुभव आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, एक तो वो आप बता सकते हैं। दूसरा सर, बाजार कहाँ तक और चलेगा आपके हिसाब से अभी, और कितना चलने की गुंजाइश है? राकेश जी के साथ इतनी ज्यादा खट्टी मीठी बातें हैं और वो सारी की सारी इतनी चटकीले हैं कि उनको क्या कहें। पर उनकी इतनी सारी बुद्धिमानी की बातों में से एक बात जो बहुत उभर कर मेरे को दिखती है, बहुत सारे उन्होंने मार्केट यूफिनिज्म्स दिए जो मुझे लगता है
अगले सैकड़ों सालों तक बाजार के फॉलोअर्स उनमें से, उन सिद्धांतों में से चीजों को निकालेंगे। पर जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है उनकी बात, कि वो आशीर्वाद में सबसे ज्यादा बिलीव करते थे। बड़ों का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर्स एंड ऑलमाइटी इज व्हाट यू नेसेसरली नीड। तो देखिए, इस तरह की बुद्धिमानी होना, पढ़ाई लिखाई करके डिग्री तो बहुत ज्यादा लोग ले लेते हैं, तो इस तरह की तीव्र बुद्धि होना एक सरस्वती का आशीर्वाद ही है। इस तरह की लक्ष्मी की प्राप्ति होना एक आशीर्वाद ही है। और इस तरह की उपलब्धियों के बावजूद किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थितियां कभी भी उत्पन्न नहीं हुई कि किसी प्रकार की कोई उंगली उठा सके। तो ये गणेश जी का भी एक बहुत ही शानदार, उनको जानदार आशीर्वाद है। तो ये इंडिविजुअल आशीर्वाद भी लाखों करोड़ों में किसी एक को मिलता है, और इन तीनों का इस गहराई से मिला हुआ आशीर्वाद तो कोई सैकड़ों करोड़ों में किसी किसी को मिलता है। तो ये आशीर्वाद की भावना जो किसी के अंदर होना, ये दर्शाता है कि उस व्यक्ति में चाहे जितना भी अग्रेशन हो, उन्हीं के शब्दों में ये दे फटाफट का व्यवसाय है, तो अग्रेशन तो नेसेसरी है, पर उस अग्रेशन के बावजूद जिसने अपने अहंकार को वश में कर लिया, वही ग्रीड और फियर से ऊपर उठ सकता है। ये जो लोभ या भय की जो भावनाएं हैं, ये हमारे मस्तिष्क और बुद्धि को कभी भी नहीं परेशान कर सकती, वो तो बिल्कुल प्योर है। ये भय, लोभ या बाकी कोई भी इमोशन हमारी प्रति छवि को, अपनी स्व छवि को, हमारे अहंकार को इफेक्टेड करती है। तो उनकी इस एक लाइन में मेरे को लगता है मार्केट की बहुत बड़ा सीक्रेट ये छिपा हुआ है कि कुछ भी जो मिल जाए जीवन में, उसे अपनी उपलब्धि या अपना किया कुछ न समझो, और आशीर्वाद ही सर्वोपरि है। तो इस बात को जो आत्मसात कर लेगा, वो भय और लोभ के ऊपर काबू पा सकेगा, और जिसने भय और लोभ को काबू पा लिया, आगे पीछे बाजार उसको पैसा देगा ही देगा। तो राकेश जी की तो अनगिनत बातें और अनगिनत यादें हैं, और वो बातें कभी खत्म ही नहीं हो पाएंगी। तो मैं अब आपके दूसरे प्रश्न पे चलता हूं। निफ्टी क्या लगता है? बाजार से तात्पर्य लोगों का निफ्टी होता है अक्सर, जबकि इस वक्त बाजार पूरा 15,200 की से लेके यहां तक की रैली में मैं लगातार बोलता आया हूं कि इंडेक्स इस वक्त एक बड़ा ही मीठा और हसीन धोखा है। असली खेल स्टॉक्स में है। अगर बजाज फाइनेंस 11,000 वाला 16,000 हो गया, तो असली खेल स्टॉक्स में है, हम उन पर भी जाएंगे। पर अगर मैं निफ्टी की बात करूं, तो देखिए, अब निफ्टी मुझे लगता है अपने अंतिम चरण में है इस रैली के। तो यहां पर बेतहाशा तेजी खोज लेना और एकदम से बावले हो जाना कि ये तो बाजार अब चल पड़ा है, शायद गलत हो जाएगा। और अंतिम चरण का मतलब, जब तक बाजार हमें आदेश नहीं देता कि मैं घूम चुका हूं, तो वो अनुमान है। अनुमान को तो समय से पहले ही लगाना होगा, पर उपलब्धि तभी प्राप्त होगी जब आप अपने अनुमान को सही समय पर लागू करो। One has to foresee things, which is what I'm going to tell you right now, and I'll also tell you when to take the action. तो अगर ये निफ्टी की आवरली चार्ट में आप देखें, ये टर्मिनल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। 90% समय इस तरह के पैटर्न जब भी पास्ट में आए हैं, ये अक्सर 90% तक की आप संभावना पकड़ के चलिए। 10% तो आपको रखना ही होगा, क्योंकि बिना रिस्क के कुछ भी संभव नहीं है बाजार में। तो 90%, ज्यादा से ज्यादा संभावना को मैं 90% मानता हूं कि जब भी इस पैटर्न का रेजोल्यूशन आएगा, हम ऊपर के इस रेखांश को तोड़ने की बजाय निचले को तोड़ेंगे, और जैसे ही हम इसके नीचे चलना शुरू होंगे, वहां मैं हाईएस्ट प्राइस को स्टॉप लॉस रख के यहां शॉर्ट कर दूंगा। जब तक ये नहीं होता है, तो मेरा अनुमान लागू नहीं होगा। अगर बाजार ऊपर ही चलता चला गया, और अगर उसने ऊपर के रेखांश को तोड़ दिया जो 10% चांस है, तब मैं नई तेजी करूंगा। तो इंडेक्स के ऊपर तो ये पिक्चर है, और अगर ये रिवर्सल आया, तो कम से कम जहां से ये लास्ट चरण शुरू हुआ, कम से कम यहां तक का करेक्शन, और संभवतः 16,700 तक का भी करेक्शन पॉसिबल है अगले ही चरण में, अगर वो चरण खुल पड़ा तो। और उसी तरह से आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में भी तकरीबन 3,000 पॉइंट तक की नीचे में जगह बनती है, और वो बनती है कि हम 37,375 को तोड़कर करीब इस स्तर पे 36,699, करीब 37,000 की आप समझिए। तो 2,500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में और 1,000 पॉइंट की 900 पॉइंट तक की जगह निफ्टी में बनती है एज ए फर्स्ट स्टेप। और उतना अगर हो जाएगा, तो यहां से लेकर चाहे करेक्शन यहां तक आए चाहे यहां तक आए, उसमें जो मुझे एडिशनल डेटा पॉइंट्स मिलेंगे, उसके बाद मैं आपको अपडेट तब करूंगा। जो अभी भी ये संभावना है कि हो सकता है यहां से हम सीधे वापस 15,200 के नीचे भी चले जाएं, पर उसके ऊपर फैसला हम लेंगे। पहले इतने टुकड़े को वर्कआउट होने दीजिए, और ये टुकड़ा जिस शेप में आएगा, जिस प्रकार की वेव बनेगी, उसके बाद हम जोड़ेंगे।
कि सीधे बेच देना है और ज्यादा सौदा डबल करना है, या एक बार यहाँ टेक प्रॉफिट कर रीबाउंड में बेचना है। यह भी संभव है कि हम सिर्फ यहां तक जाके एक और नया हाई मारे। तो फिलहाल के लिए तकरीबन 900 पॉइंट, 850, 900 पॉइंट, 900 पॉइंट निफ्टी पर और 2500 पॉइंट तक की बैंक निफ्टी पर करेक्शन आने की जगह दिखती है। सुशील जी, जैसे कि आप कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून, इंडेक्स का पिक्चर ब्लर है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी हद तक दिखेगा। नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि इंडेक्स का पिक्चर ब्लर है। शब्दों में फर्क पड़ जाएगा तो अर्थ बिगड़ जाएगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि मुझे बेचना है और मैं बेचने के इंतजार में, और मैं बेचूंगा अगर ये लकड़ी टूटेगी। चलिए, तो आपके लिए लेवल्स का इंतजार है। कभी भी गणित ब्लर नहीं होता है। फैसले की घड़ी जब तक नहीं आती, उस गणित को हम लागू नहीं कर सकते। यही मैं कहना चाह रहा था। तो आप कह रहे हैं कि इंडेक्स पर आपको बेचना है, फिर बताएं स्टॉक्स कौन से हैं जिस पर नजर है आपकी? देखिए, स्टॉक्स भी जो है ये तो ठीक है सुशील जी। स्टॉक्स भी जो है करीब करीब जो बड़े वाले सब स्टॉक्स हैं, खास करके जैसे बैंकिंग के स्टॉक्स। तो आज एसबीआई इनमें से मैं सारे स्टॉक्स की चार्ट नहीं दिखाऊंगा, समय लगेगा। एसबीआई इनमें से ऑलरेडी नीचे की तरफ घूम चुका है और अब एक लोअर टॉप बना रहा है। तो बैंक निफ्टी में जो सबसे बड़े जो दूसरे दो स्टॉक्स है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, वो ओवर स्ट्रेच्ड है और उन्हीं की वजह से बैंक निफ्टी में अभी तक सेल नहीं जनरेट हो रहा है। देखते हैं एक दो दिन में अगर उनमें कोई नीचे का क्लोज आ गया, तो पैटर्न आ गया। और आपकी बात बची एक्सिस बैंक की, तो जो नीचे से इतना चल पड़ा है, अब वो और उसमें 20 रुपए की ज्यादा से ज्यादा जगह दिखती है। अगर उसके ऊपर भी ब्रेकआउट आ जाएगा तो हम इस विंडो में से वी को फेंक देंगे और नए मोमेंटम पे और ज्यादा बड़ा सौदा कर लेंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। बंधन बैंक चला ही नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा इन लाइन विद इंडेक्स चल रहा है। तो मेरे को लगता है सबसे बड़ा करेक्शन, अगर करेक्शन बन गया तो भले ही निफ्टी 6-6.5% तक का ही करेक्शन दे, बैंक निफ्टी 10% या उससे भी ज्यादा करेक्शन पहले ही चरण में दे सकती है। जो सबसे बड़े आउट परफॉर्मर थे वो ऑन द वे डाउन भी शॉर्ट सेल के ट्रेड में भी आउट परफॉर्मर बनेंगे। ऑटोज के स्टॉक्स 600 का महिंद्रा एंड महिंद्रा आज 1000 के ऊपर चला गया, टीवीएस मोटर डबल हो गया और मारुति आपका 6000 वाला आज 9000 के करीब पहुंच गया है। तो इनमें भी मैं बड़े भीषण करेक्शंस की संभावना को देखता हूं। ट्रिगर नहीं हुए हैं अभी तक, जिस दिन ट्रिगर आज हो सकता है लास्ट में 15वें हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाएंगे। तो जो सेक्टर सबसे ज्यादा हमें रिटर्न दिए उन्हीं में अब सबसे ज्यादा करेक्शन दिखता है। मैं वापस रिपीट करूंगा जो पिछले सप्ताह का, ऑटो एंसिलरीज अभी भी बेचने का मन नहीं है। उनमें हो सकता है 5% करेक्शन आया और निफ्टी वापस खाली 50% रिट्रेसमेंट करे इस फॉल का और ऑटो एंसिलरीज वापस और नए हाई पे चले जाए। तो जो सीमेंट के स्टॉक्स हैं उन्होंने एक अच्छा रनअप दिया और मैंने आपको सलाह दी थी चिपके रहिए, वो अभी भी साइडवेज चल रहे हैं इतने रनअप के बाद। तो उनको भी हम नहीं बेचेंगे जब तक वो साइडवेज रेंज नहीं टूटती है। सीमेंट के स्टॉक्स में मुझे लगता है बड़ा ही कंप्रेस्ड छोटा करेक्शन ऑलरेडी बन रहा है, जो ज्यादा डाउन साइड में भी ना पार्टिसिपेट करें, अगले चरण में और ज्यादा बढ़ेंगे। तो बचे जो हमारे आईटी के स्टॉक्स जो सबसे लास्ट रहे, चल ही नहीं पाए, उनमें मेरे को एक सॉफ्ट करेक्शन दिखता है अगले निफ्टी के रिबाउंड में, चाहे जहां से भी 17,100 या 16,600 जहां से भी निफ्टी घूमेगी। भले ही निफ्टी नया हाई आज के स्तर से भी और ऊपर बनाए ना बनाए, आईटी के स्टॉक्स मुझे अगले 1-1.5 महीने के लिए बड़े अच्छे लगते हैं कि इनको हम जब भी ये करेक्शन आएगा इसमें उसकी तरफ चलेंगे। कुछ फार्मा के स्टॉक्स जैसे आज ग्लेनमार्क की भी आपने बात की, इनमें भी एक बड़ी लंबी चाल बन सकती है। और जब तक ये करेक्शन नहीं भी आता है, फिलहाल के लिए अगले 3-4-2 दिन जो भी है, रिलायंस जो कि सबसे लास्ट लैगार्ड था और मैंने आपसे बात भी की थी कि अब रिलायंस चलेगा, रिलायंस की इस बार तेजी छेली तेजी है। तो रिलायंस भी देखिए, मैं आपको चार्ट से दिखाऊं, ये देखिए आवरली चार्ट पर रिलायंस का जो ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है 2700 तोड़े बिना वापस 2350 में मिलने की संभावना लगती है। 2700 टूट जाएगा तो हम भी को चेंज कर लेंगे, तो 2700 के ऊपर जाए बिना अगर ये नीचे चल पड़ा तो हम इसे जरूर बेचेंगे। और अगर ये 2350 2400 के आसपास मिला तो दोनों हाथ भर के तब लेंगे 3100 की तेजी खेलने के लिए। ऑलराइट, ठीक है। तो रिलायंस पे 3100 और देखिए जो फार्मा के स्टॉक्स के सिवा आपके इस वक्त इमीडिएट में आप आईओसी, गेल, ये दो शेयर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी व्यू आज भी ले सकते हैं। ये चले ही नहीं और अब इनकी चाल शुरू हुई। बहुत सारे स्टॉक्स आपने रेकमेंड यहाँ करे हैं और सेक्टर्स पर भी अपना व्यू दिया। बिल्कुल शुक्रिया सुशील, ये सारी व्यूज हमसे शेयर करने के लिए। आपको रोकना चाहेंगे समय की कमी के कारण। एक बार तुरंत अपने व्यूअर्स को लिए चलते हैं। निकुंज इस वक्त मधुकेला से बात कर रहे हैं, उनका बाजार पर क्या व्यू बन रहा है वो भी सुनवाते हैं।
या ये तेरे को बेचना ही पड़ेगा, नेवर वंस। ही नेवर बिलीव्ड इन दैट। No, I mean, you He never believed that markets are larger than companies, markets are larger than individuals. And Madhu, when people say he's India's Warren Buffett, I sincerely feel that he's much larger than Warren Buffett. Mathematically, Warren Buffett, he's a great investor, but he did have an advantage of the Berkshire free float. Yeah. Here comes Rakesh Jhunjhunwala, who's mathematically multiplied wealth, mathematically, which even I think it is mathematically impossible. According to me, it is unfair to compare him to anyone. Exactly. In the world, now there are people, there are investors in the world who might be better than him, and there are people who are definitely worse than him, and there are people in the world who have made much more money than him, but there was only one Rakesh Jhunjhunwala, Smart trader and a great investor. and a rare phenomenal combination. human being. Yes. This That's the most combination important and a part. phenomenal human being. These combination. Transparent. Yeah, Madhu. I mean, that's very why I think transparent. that phenomenal human being actually Captures it. captures everything. Did you ever have disagreements with him? A lot of time. Who would win the final? Maybe he gave us the courage to disagree. That he taught. That is what he taught. That And have you bought shares or made investments? You have to be opinionated. If you carry my opinion, you will not grow up. You have your opinion. Like we disagreed vehemently on Divi's Lab. At that time, he was invested in Matrix. He said 2002, 2003. Divi's Matrix से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. बोला भैया 100% बढ़ेगा. And actually, Matrix did very well Before it got acquired. in that time frame. Before it got acquired. So we disagreed a lot of times. But I must say, sometimes when I look back, what he told me was pearls of wisdom. I disagreed with him. Lot of time I still took a bet on some managements which turned out to be not so good, etc. But I wish I would have listened to him and not disagreed for the sake of it. तो चलिए मधु केला से खास बातचीत आपको हम आगे भी सुनाएंगे और साथ ही आप ये सारी कॉन्वर्सेशन हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी देख सकते हैं। इस वक्त बाजार पर फिर से लौटते हैं राजेश पालविया हमारे साथ और सुशील केडिया भी अपनी बात पूरी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑटो में उन्हें एग्जॉशन दिखता है। पिछले हफ्ते भी वो बात बोल के गए थे, आज भी वो यही बात बता रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ स्टॉक्स की खास तौर पर बात की। उन्होंने रिलायंस के लिए बोला कि 2450 के पास आप फिर से खरीदें 3100 तक के लेवल के लिए। साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ये हम लगातार देख रहे हैं, एक्सपर्ट्स से यूनानिमस सा व्यू आ रहा है। उन्होंने भी आईओसी और गेल के लिए बोला कि यहां उन्हें तेजी दिखती है और कुछ सिलेक्टिव फार्मा स्पेस और आईटी पर भी उनकी नजर है। तो ये सारी स्टॉक्स और ये सेक्टर्स पर ध्यान आप जरूर रखें। इस वक्त राजेश पालविया क्या व्यू बना रहे हैं मार्केट पर वो भी समझ लेते हैं। राजेश, आपके लिए क्या बड़ा रेजिस्टेंस है बाजार अब आए यहां से कर सकता है? क्या होनी चाहिए रेंज? अब कैसे ट्रेड करेंगे? क्या काफी तेजी हो गई है? शायद एक ब्रीदर या पॉज आ सकता है? कैसे देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। देखिए तेजी तो काफी बड़ी हो गई और वन वे रैली हुई है मार्केट में पिछले कुछ हफ्तों में, और मार्केट ने जो हम रणनीति सोच रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स रखें, लेकिन डिप्स ही मार्केट दे नहीं रहा है। तो अपॉर्चुनिटी तो लोअर साइड पे मिल नहीं रही, लेकिन मार्केट में जिस तरीके की कंटिन्यूटी बनी हुई है एक अप ट्रेंड की, हमें लगता है कहीं ना कहीं 18,000 से लेकर 18,100 ये एक दायरा होगा जहाँ पे मार्केट में हमें लगता है थोड़ा सा रुकाव या जिसको बोलते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिख सकता है इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और लोअर साइड पे जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो 17,750। तो कुछ समय के लिए हमें लगता है ये रेंज रहेगी। जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होंगे वहां से वापस से फर्दर और एक्शन बनते हुए दिखेगी। अगर 18,100 के लेवल को सरपास करेगा तो हो सकता है कि इसी अटेम्प्ट में मार्केट नए हाई की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे, और अगर 17,750 को तोड़ता है तो फिर मार्केट में करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि फिर इसको 17,400 की तरफ भी लेके आ सकता है। बट अभी तक के जो सेटअप बने हुए हैं उसके हिसाब से हमें लगता है कि ये तेजी थोड़ी और एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पुट राइटर्स का बेस हायर साइड पे डे ऑन डे बेसिस पे शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, कॉल राइटर्स को कहीं भी कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो ये क्लियरली दिखाता है कि मार्केट क्लियरली अभी बुल साइड की ग्रिप में है और मार्केट में तेजी के ही सौदे यहाँ पे अभी लेने की सलाह रहेगी। तो डिप्स में जब तक 17,750 नहीं टूटेगा, कोई भी छोटी मोटी गिरावट आएगी तो वहां पे बाय करने की सलाह 18,000 18,100 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक मिनट के लिए ना मैं कंक्लूड कर लेता हूँ ना, फिर ऐसे फिर नहीं तो फिर भागे जाएंगे तो पता नहीं चलता। 18,000 18,100 हो जाएगा। अब मेरे को ये बताओ, जिनके पास नहीं है वो अगर एंटर कर रहे हैं, मान लो 18,100 का टारगेट ले रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस क्या?
तो देखिए यहाँ से स्टॉप लॉस काफी डीपर है, 17,750 स्टॉप लॉस रखना होगा, वो काफी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट ही करना चाहिए, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है डिप्स की टुवर्ड्स 17,850 800 तो ही बाय करें, अदरवाइज अभी अब यहाँ से बाय ना करें 18,100 के टारगेट के लिए, क्योंकि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। 800 पे आता हूँ, 18,100 मेरा टारगेट है, उस कंडीशन में 17,700 स्टॉप लॉस रख लूं सर, चल जाएगा काम? 17,750। ठीक है, आपने निफ्टी का क्लियर कर दिया मेरे को, 18,100 मेरा टारगेट है। एंट्री लेवल ये नहीं है, एंट्री लेवल आपके लिए उन लोगों के लिए बाय है, उन लोगों के लिए होल्ड है जिनके पास ऑलरेडी है, उनका तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा। लेकिन जो नए लोग आना चाहते हैं वो थोड़ा कृपा करके यहाँ ना आए, 17,800 के आसपास अगर एंट्री मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, रिस्क और ठीक होगा। 17,700 का आपका स्टॉप लॉस है। राजेश जी, आप शेयर बता रहे थे। हाँ जी, तो डिम्पी जी, पहला स्टॉक जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है मेटल स्पेस से और वेदांता। कल के सेशन में भी हमने डिस्कस किया था और उसमें वेदांत पे हमारी बाय करने की सलाह है। हमें लगता है जिस तरीके से आज भी मेटल स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है, ये सेगमेंट हमें लगता है ये सेक्टर ही अगले 1-2 हफ्ते में एक अच्छी तेजी के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। तो हम यहाँ पे वेदांत पे बाय करने की सलाह देंगे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए 278 से लेकर 282 तक के, स्टॉप लॉस होगा 262 का। दूसरा स्टॉक होगा ऑटोमोबाइल से, टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटर का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर देखें तो स्पेशली पिछले आधे घंटे में काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक में एक जो करेक्शन था वो कहीं ना कहीं आज पूरा रिवर्सल होते हुए दिख रहा है, और स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो बने थे उसका भी आज ब्रेकआउट इंट्राडे बेसिस पे करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अब स्टॉक अगर 2900 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो नेक्स्ट टारगेट जो बनते हैं हीरो मोटर के वो आना चाहिए करीब 2970 से 3000 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 2855 के स्टॉप लॉस से हीरो मोटर पे बाय करने की सलाह देंगे। तीसरा स्टॉक जो होगा वो जुबिलेंट फूड का होगा, इसको हम पहले भी हमने इस पे डिस्कस किया और बाय इनिशिएट किए हुए। अब यहाँ पे आज जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना और जिस तरीके से डिसाइसिव ब्रेकआउट 600 के ऊपर करते हुए दिख रहा है, और आज देखें तो इसमें काफी कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन भी अनवाइंड करी है, तो क्लियरली एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के यहाँ पे टेक्निकल सेटअप वीकली चार्ट और डेली चार्ट में बनते हुए दिख रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 625 से 630 तक के अपसाइड, स्टॉप लॉस रखेंगे 590 का। तो चलिए 3 ट्रेडिंग पिक्स यहाँ पर राजेश जी की तरफ से, हीरो मोटोकॉर्प, वेदांता, क्यूएसआर स्पेस पर लगातार डिस्कशन ऑफ पॉजिटिव अप मूव्स आते हुए जुबिलिएंट फूड वन ऑफ द स्टॉक्स यहाँ पर राजेश जी की पसंदीदा शेयरों की सूची में 625 का पहला टारगेट 630 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। आइए हमारे साथ मितेश पांचाल भी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। मितेश, गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि टायर स्टॉक्स पर आपने अपना पॉजिटिव नजरिया हमें बताया था और टायर स्टॉक्स में मजबूती के साथ, एक्शन के साथ हम कामकाज देख रहे हैं। और साथ ही आप ये भी बताएं कि आपके ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगे, मार्केट्स को लेकर आपका नजरिया क्या बन रहा है। धन्यवाद मानसी जी रिकॉल करने के लिए। आपको पता है कि हम सिस्टम और मेथड के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं और बेसिकली वही नजरिया रहता है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज कैसे दे, और हर बार हम एक सेक्टर को लेके आते हैं, विद इन द सेक्टर हम स्टॉक्स को लेके आते हैं जहां पे हमको लग रहा है ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। तो लास्ट वीक हमने एक रिपोर्ट रिलीज किया है ब्रेवरीज एंड डिस्टिलरीज इंडिया की ब्रेवरीज और लिकर इंडियन लिकर स्टॉक्स के ऊपर, जहां पे हमें लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया तेजी और अगले 1-1.5 साल तक ये तेजी शुरू हुई है। उसमें हमने 3 स्टॉक प्रमुख तौर के ऊपर चूज किए हैं। पहला है यूनाइटेड ब्रेवरीज, दूसरा है यूनाइटेड स्पिरिट और तीसरा है वरुण बेवरेजेस। तो हमें ये लग रहा है कि इंडिया का पूरा जो लिकर सेगमेंट है और नॉन लिकर सेगमेंट में जो लीडर है वरुण बेवरेजेस, तो ये पूरा जो बेवरेज सेक्टर है इंडिया का वो एक्सेप्शनली अगले 1-1.5 साल में परफॉर्म करेगा। और जैसे हमने टायर स्टॉक्स की बात की थी, अभी टायर स्टॉक सबके टिप ऑफ द टंग है और हॉट टॉपिक है, ऐसे ही अगले 1 से 3 महीने में आप देखेंगे कि यूनाइटेड ब्रेवरीज, वरुण बेवरेजेस और यूनाइटेड स्पिरिट दैट इज मैकडोवेल, इन तीनों स्टॉक्स में बहुत ही भारी भरकम तेजी आएगी। और कहीं ना कहीं यहां से लेके 1-1.5 साल में हमको लग रहा है कि 30 to 50% अपसाइड इन तीनों स्टॉक्स में करंट लेवल से है। सो सबसे पहली बात यह है कि ये लास्ट वीक सिस्टम और मेथड में आइडेंटिफाई किया है इंडियन ब्रेवरीज सेक्टर या इंडियन लिकर सेक्टर, जिसमें एक बहुत बड़ी अपसाइड हमें लिख रही है। दूसरा है विद इन द एफएमसीजी सेक्टर, वी आर ऑफ द व्यू के एफएमसीजी सेक्टर का टर्न अराउंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा, और उसमें सबसे पहला स्टॉक जो पिकअप किया है सिस्टम ने वो है ब्रिटानिया। हमें लग रहा है कि करंट लेवल से ब्रिटानिया में अराउंड 30 to 40% अपसाइड है, और जिस हिसाब से आईटीसी ने आउट परफॉर्म किया है और सबको सरप्राइज किया है, इसी तरह से अगले 3 से 6 महीने में ब्रिटानिया
सबसे पहले आउट परफॉर्म करेगा विद इन द एफएमसीजी पैक, और बहुत ही तगड़ी तेजी ब्रिटानिया में हमको देखने के लिए मिलेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेस्टिसाइड सेक्टर जो है इंडिया का, एग्रोकेमिकल एंड पेस्टिसाइड्स, उसमें हमने पहले भी बायो क्रॉप का जिक्र किया था, और 22/7/2022 को 5312 पे वो रिकमेंडेशन आया था, उसका रिकन्फर्मेशन आया है। और वही सेक्टर की दूसरी कंपनी पीआई इंडस्ट्रीज, वो क्वालिफाई हुई है लास्ट वीक 3350 रुपए के ऊपर। तो हमें लग रहा है कि पीआई जो इंडस्ट्री है वो यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेजी दिखाएगी। तो इन द सेक्टर सबसे पहला तो इंडियन ब्रेवरी सेक्टर या इंडियन लिकर सेक्टर आप देख लीजिए, उसमें यूनाइटेड ब्रेवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट और वरुण बेवरेजेस। दूसरा विद इन द एफएमसीजी सेक्टर सबसे पहले सिस्टम पे जो क्वालिफाई हुआ है वो ब्रिटानिया है। और तीसरा पेस्टिसाइड्स में ऑलरेडी बायोक्रॉप हो चुका है क्वालिफाई। दूसरा नंबर पे आता है पीआई इंडस्ट्री। और अभी बात करते हैं बाजार की, तो आई थिंक मानसी जी अभी सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक इतनी तगड़ी तेजी है कि आई थिंक हमारा ध्यान अभी पूरा वहां पे है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर चर्निंग हो रहा है। तो हम इंडेक्स के ऊपर फिलहाल ट्रेडिंग से या एक व्यू लेके नहीं चल रहे हैं। वी आर ऑफ द व्यू कि जो वर्ष था वो ओवर है। 15,500 16,000 के बीच में जो बेस बना है वो फाइनल बेस बन गया है अगले 1 से 1.5 साल। ठीक है। और हमें लगता है यहाँ से ब्रिटिश में अभी आ रहा हूँ, थोड़ा अपनी आवाज़ आना थोड़ा हमको बंद हो रही है एकदम से, क्योंकि इससे पहले आप बिल्कुल क्लीन बता रहे थे कि आप लिकर स्टॉक्स पे काफ़ी बुलिश है, फार्मास्यूटिकल्स पे काफ़ी बुलिश है, लेकिन इंडेक्स पे एकदम से आपकी आवाज़ कम हुई है। वापस आपको कनेक्ट करते हैं एक बार। लेकिन इस बीच मेरे साथ एक ऐसी कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ रही है जो आजकल सुर्खियों में है। राजीव बजाज, CEO एंड MD है सिंगर इंडिया के। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं एक्चुअली ना आपको 2 चीज़ के लिए बधाई भी देना चाहता था। फर्स्ट, एक तो बधाई आपके शानदार नंबर्स के लिए, आपके नंबर्स काफ़ी इस बार अच्छे रहे, मैंने देखे क्वार्टरली नंबर्स आपके। और दूसरा, नए इन्वेस्टर्स भी अब आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और शेयर भी आपका काफ़ी अच्छा चल रहा है। सर मेरे को एक बार ज़रा ये बताएंगे कि कंपनी ऐसा बेहतर कैसे कर पा रही है? क्या आप नई स्ट्रेटजी कर रहे हैं, क्या आप डिफरेंटली कर रहे हैं जो अलग कंपनी आप हो रहे हैं इससे, जिसके आपके नंबर्स भी काफ़ी अच्छे बने हैं? देखिए, कंपनी और ज्यादा बेहतर कर सकती है। अभी हमको और काम करना है। हमारे 2 बिजनेस हैं मेन, स्विंग मशीन एक तो हमारा कोर बिजनेस है जिसमें हमारा 68% टर्नओवर आती है स्विंग मशीन से, और दूसरा होम अप्लायंसेस बिजनेस है जिसमें एक बड़ी रेंज है हमारी, स्मॉल अप्लायंसेस से लेके बड़े अप्लायंसेस तक, वॉशिंग मशीन, कूलर्स, रेफ्रिजरेटर्स। सो ये सब चीजें हम बेच रहे हैं। लेकिन हमारा अभी जो आगे जो प्लान्स रहेंगे वो रहेंगे कि स्विंग मशीन को तो हमने बढ़ाना ही है और बढ़ाना है, बिकॉज वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में हम नंबर 2 पे हैं, तो हमें 1 नंबर पे पहुंचना है उसको। और उसके लिए हम काफी, हमारे लिए ब्रांड इन्फोर्समेंट जरूरी है। ब्रांड की विजिबिलिटी जो अभी थोड़ी कम है उसको बढ़ाना है हमने। और हमके अभी तक हम हाउस होल्ड स्विंग मशीन, घरेलू स्विंग मशीन में ज्यादा फोकस कर रहे थे, जो हमारा सिंगर का हाउस होल्ड प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान रहता है। लेकिन अब हम इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन पे भी आ रहे हैं, जो हम गवर्नमेंट इंडस्ट्री के लिए चाहिए होती है, तो वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री काफी ग्रो एक्सपेक्टेड है। बजाज साहब, इसकी ना मैं आपसे ना डिटेल अभी थोड़ा एक और फुर्सत में भी ले रहा हूँ। असल में क्या है कि जिस कंपनी ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट भी किया है ना, रेयर एंटरप्राइजेस, उसको लेकर भी एक चर्चा हुई, और हमारे साथ एक बड़े फंड मैनेजर हैं मधुसूदन केला, उनसे हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी बातचीत कर रहे हैं। एक बार पहले उनको सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इस चर्चा को आपके साथ। राकेश झुनवाला उन सबसे बढ़कर, ही वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। उन्हें भैया इसलिए कहा, हम लोग प्यार से बुलाते थे बिकॉज वो सबके बड़े भैया थे। सुख दुख मार्केट हमेशा वह समझाते थे, मगर सुख दुख के वो एक साथी थे। और मेरा ये मानना है कि एक व्यक्ति हमारे साथ इस समय जो शो पर हैं, वह राकेश झुनझुनवाला के को अपना गुरु मानते थे, मेंटर मानते थे। राकेश झुनझुनवाला ने उनके जीवन में मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा योगदान दिया है। मधुसूदन केला आज हमारे साथ है। मधु, आपके लिए एक डिफ़िकल्ट समय है। आपकी पूज्य माता जी का भी कुछ समय पहले निधन हुआ था, और अब आपके गुरु राकेश झुनझुनवाला, तो आई कैन सिंसियरली पास माई कंडोलेंसेस। थैंक यू सो मच। निकुंज, एक्चुअली राकेश भैया के लिए गुरु वर्ड बहुत कम है। वो इन ट्रू सेंस वो मेरे मास्टर थे। मतलब मैं भी डिस्क्राइब, मैं भी 3 दिन से खोज रहा हूँ कि मैं उनको क्या बोलूँ। जी हाँ।
भैया तो वो थे ही, बट अगेन इट्स अ वेरी माइल्ड थिंग। और गुरु तो थे ही, पर वो रियल ट्रू सेंस में मास्टर थे, जिन्होंने पिछले 20 साल में बहुत मेरी एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंडिविजुअल, एज एन इन्वेस्टर, बहुत मेहनत करी मुझे गुरूम करने के लिए, बहुत कुछ समझाया, बहुत आत्मीयता से सिखाने की कोशिश करी। और मैं फॉर्चुनेट था कि मैं उनकी कंपनी में था, तो कुछ चीज़ें आपको सिखानी नहीं पड़ती है, कुछ चीज़ें आप अच्छी कंपनी में ऑब्जर्व करके भी सीख जाते हो। तो मुझे जो टच किया निकुंज, हम सब जानते हैं वो कितने बड़े आसामी थे, कितना उनके पास पैसा था, बट वो कितने अच्छे आदमी थे ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बोलता हूँ आज की ये जो ट्रेड है, ऐसे तो कॉम्पिटिटिव ट्रेड है ना, यार आदमी सोचता है कि मैं मेरा आइडिया अगर किसी से शेयर कर दूंगा तो अगला आदमी जाके ले लेगा या वो पैसा कमा लेगा। यहाँ पे एक ऐसा था कि ना वो आइडिया शेयर करते थे, बल्कि ये भी बताते थे कि आइडिया निकालना कैसे, आइडिया को इवेलुएट कैसे करना है, तो आप अपने खुद के आइडिया भी निकाल सकते हो। दूसरा, ये धंधा कितना सिक्रेटिव है कि आज किसी को आप अपने नेटवर्क पूछ लो तो आदमी 5 बार सोचता है कि मैं बताऊं क्या दूं, क्या जवाब दूं, क्या नहीं दूं, पर वो बड़े ओपन थे ये सब मामले में। वो इंस्पायर करना चाहते थे, एग्जैक्टली दैट यू सेड ना, वो इंस्पायर करना चाहते थे। और ऑफ लेट अगर आप देखोगे पिछले 10 साल में उन्होंने ये भी बोला था कि मेरी वेल्थ को मैं ऊपर नहीं ले जाने वाला। उन्होंने ये प्लेज किया था कि मैं 5,000 करोड़ रुपए की चैरिटी करूँगा। तो वो जो एस्पेक्ट है ना राकेश झुंझुनवाला का एज ए ह्यूमन, मतलब निकुंज, ये नल से जल की ये योजना जो सरकार चला रही है ना, उसके बारे में हमारी बहुत कई बार डिटेल में बात हुई है। इतनी खुशी थी उनको दिल से, और इसीलिए वो बीजेपी गवर्नमेंट को और मोदी जी को इतने बड़े वो फैन थे। बोले ये लोग इतने फंडामेंटल इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं ना कि हर घर में जब नल जल जाएगा एंड मेरी बहनों को 20-20 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर जाके पानी नहीं लाना पड़ेगा ना, ये एकदम लाइफ चेंजिंग इवेंट है। तो उनका हार्ट ये था कि एक्चुअली गरीब से गरीब आदमी की मदद हो रही है। एंड वो मुझे कभी कन्वर्सेशन में यही समझाते कि ये चेंजिंग इंडिया है, इसके लिए मैं बुलिश हूँ इंडिया पे। कि जो फंडामेंटल चेंजेस होते हैं ना सोसाइटी में, जी। और जो स्किल होती है सोसाइटी में, एक यूथनेस पुल होता है और एक एस्पिरेशन होती है, बोले इस सब से एस्पिरेशन आएगी तो वो उसका बाकी अपने को सब पता है, जीडीपी ग्रोथ जाएगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट उनका जो फंडामेंटल ये बिलीफ था ना कि ये चीजें चेंज हो रही है, और उनसे उसको बहुत खुशी होती थी निकुंज। आपको राकेश झुंझुनवाला की कौन सी सबसे एक कहते हैं ना मेमोरी है, याद है, एक ऐसा इंस्टेंस बताइए जो आपने कभी शेयर नहीं करा हो, जो हमें नहीं पता है, हमें दर्शक जानना चाहेंगे आपसे। निकुंज, मैं एक इंस्टेंस शेयर करूंगा जो मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, बट आप हमेशा अच्छे से अच्छा निकाल ही लेते। जी हाँ। तो 2019-20 में मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए, थोड़े कुछ गड़बड़ हो गए, मैं ठीक था, देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक दिन मेरे को एक एनवेलप आया घर पे और उसमें लिखा था फ्रॉम राकेश। तो मैंने उसमें वो एनवेलप देखा तो उसमें एक अनडेटेड चेक था ऑफ सर्टेन अमाउंट, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट अमाउंट। एंड फिर मेरे को 1 घंटे बाद फोन आया भैया का कि तेरे को एनवेलप मिला। हाँ, मैं बोला भैया मिल गया। तो भैया पर आपने ये क्यों भेजा है? बोले मुझे पता है कि तेरे को इसकी जरूरत नहीं है, पर फिर भी इसको रख ले, अगर जरूरत पड़े तो बैंक में डाल देना। क्या कौन करता है? नहीं, कोई नहीं करता। दूसरा, रिसेंटली देखो मेरी मदर जब ऑफ हुई और प्रेयर मीटिंग में वो हॉस्पिटल से उस समय 45 मिनट्स तक बैठे थे, बीमार थे, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में आए। रिलेशनशिप पे बहुत वो हमेशा बहुत ज्यादा करते थे। एंड अर्ली इन द स्टेज मैं आपको बता रहा हूँ, इवन मेरा जो रिलायंस में ज्वाइन करने का था, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया उससे कि तुझे ये करना ही चाहिए,
इनफैक्ट मेरी फर्स्ट मुलाकात अमिताभ झुंझुनवाला से राकेश भैया के घर पे हुई थी एंड वहीं से मेरा वो रिलायंस ज्वाइन करने का सिलसिला भी चालू हुआ और मैंने काफ़ी उनसे डिटेल में कंसल्ट किया, बोले तेरे लिए बहुत अच्छा है, तू कर ले। तो देखो ये तो काउंटलेस मेमोरी है, मतलब मैं इसको 2, 4, 6 मैं 1000, 2000 भी बता सकता हूँ इंस्टेंसेस विच हैव रियली मूव्ड मी थ्रू आउट दिस 25 years of knowing him। ठीक है, राकेश झुंझुनवाला जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है करीब 20-25 साल हुआ है, हमें गुस्सा आता था, कई बार आता था, हम सुनते थे। तो आपको डांट भी पड़ी उनसे कभी? बहुत बार पड़ी, पर वो डांट अपने हक से करते थे। हमको ये पता था ये डांटेंगे 2 मिनट के अंदर नॉर्मल हो जाएंगे, 4 मिनट के अंदर बेस्ट फ्रेंड हो जाएंगे। तो उनकी डांट ये नहीं थी कि मैं तेरे से गुस्सा हो गया हूँ तो मैं भी तेरे से 4 दिन बात नहीं करूँगा। उनकी डांट ये थी कि मैंने तेरे को 8:30 बजे बुलाया और तू आ रहा है 9 बजे, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। तो उनकी डांट ऐसे थी। सो वी न्यू कि वो एक बार वो बोल देंगे, 2-4 मिनट के बाद तो नॉर्मल हो जाएंगे। पर मधु, अक्सर लोग कोई इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं तो काफ़ी रिसर्च करते हैं, कई लोग कई घंटों तक, कई दिनों तक एनालाइज करते हैं। जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, राकेश झुंझुनवाला जब निवेश करते थे वो आधे घंटे के अंदर डिसीजन लेते थे। ही वुड टेक क्विक डिसीजन एंड ही वुड बेट बिग। ये कैसे उन करते थे? तो देखो जो उसका उनका वही हमेशा वो बोलते भी थे दैट यू नो एनालिसिस इज द पैरालिसिस। क्योंकि ज़्यादा यू हैव टू अंडरस्टैंड द ब्रॉड ट्रेंड of where the sector is or where the stock is, where the price is and where the markets are, right? And vis-a-vis, and if you get the broad sense, lot of people actually बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, वो प्रिसाइज पॉइंट पकड़ने की कोशिश करते हैं कि अगर जैसे हम देखें निफ्टी 15,200 से 18,000 जाने वाला था, तभी आपने 15,200 में खरीदा कि 400 में खरीदा कि 15,000 में खरीदा, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला था। पर अगर आपको कन्विक्शन है तो आप कितना बड़ा बेट करते हो उस समय, अगर आप एकदम प्रिसाइज पॉइंट नहीं खोजते तो वो ही सबसे इम्पोर्टेंट उनका था कि वो कभी प्रिसाइज पॉइंट नहीं खोजते थे कोई भी कंपनी में। वो एक ब्रॉड डायरेक्शन देख के देखिए, हाँ ठीक ये मुझे अच्छा लगता है। और जो भी स्टॉक सस्ता कब होता है, जब कुछ बैड न्यूज होती है। अब बैड न्यूज को हम कैलकुलेट तो कर नहीं सकते हैं, ये पूरी बैड न्यूज आ चुकी है, तब उनको लगता था कि ये प्राइस में आ चुका है मेजॉरिटी ऑफ द बैड न्यूज। और एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली थी मुझे कि ना जब आपको 4 गुना या 5 गुना पैसा करना है ना, तो आप टाइम फ्रेम नहीं लगा सकते उसमें कि मेरे को 3 साल में करना है कि 4 साल में करना है कि 5 साल में करना है कि 6 साल में करना है। बोले 6 में भी हो जाएगा तो बहुत है, 7 में भी हो जाएगा तो बहुत है, 5 में भी हो जाएगा तो बहुत है। तो वो एक ब्रॉड कॉल ना, इसीलिए तो वो राकेश झुंझुनवाला थे ना। मैं और आप वो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो वो राकेश झुंझुनवाला थे। जी। पर एक शातिर दिमाग, एक स्मार्ट ट्रेडर और एक पहुंचे हुए इन्वेस्टर बहुत रेयर है ग्लोबली। अगर आप देखें तो जब या तो ट्रेडर हो या आप इन्वेस्टर हो, राकेश जी दोनों करते थे, दोनों बेहतरीन करते और एक आप जो एक लाइन आप भूल गए वो एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग। हाँ, शायद हमें वही बात करनी। वो बड़ा क्या है, वो कॉम्बिनेशन थी। और मेरे हिसाब से उनका सबसे बड़ा एसेट अपार्ट फ्रॉम हिज ब्रेन उनके संबंध थे, उनके रिलेशनशिप्स थे अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड उन्होंने कभी रिलेशनशिप का गलत फायदा नहीं उठाया, बट सही तरीके से हम लोग जान देते थे। क्यों भैया बोलते थे, कुछ भी बोलो भैया के लिए कुछ है तो करना ही है, और मेरे जैसे 20 होंगे। जी। तो उनके सही रूप से अगर हम बोले कि राकेश जी झुंझुनवाला की सही श्रद्धांजलि क्या है? मेरे लिए तो निकुंज ये है कि जो उन्होंने सिखाया है, जो उन्होंने बताया है, जो भी गैप से मेरे एज ए ह्यूमन बीइंग एंड एज वेल एज इन्वेस्टर मैं उस गैप्स को फिलअप करना चाहूँगा। और जैसे वो इंडिया के लिए, इंडियन कैपिटल मार्केट के लिए हमेशा इतने ऑप्टिमिस्टिक थे और ओपनली कंट्रीब्यूट करते थे,
मैं भी वैसे ही कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ स्वदेश पर आप आएंगे ज्यादा। मैं तो आप जब बुलाते हो आता हूँ, देखो इतनी कठिन परिस्थिति में भी आपने मुझे बुलाया, काफी आभारी और ये मेरा पहला इंटरेक्शन है। जी हाँ, जी हाँ। तो आखिरी सवाल मधु, राकेश झुंझुनवाला से जब हमारी लास्ट बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था दिस डेकेड बिलोंग्स टू इंडिया, और मैंने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा था, वो हमेशा कहते थे बेस्ट ऑफ इंडिया इज येट टू कम। क्यों ऐसा कहते थे? ऐसा क्या है जो उनको दिख रहा था आज हमें नहीं समझ में आ रहा है? उनको ये लगता है था निकुंज कि अभी पूरा जो ग्लोबल जो पैसा है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, उन्होंने काफी अच्छे से कई बार एक्सप्लेन किया है। जी हाँ। और वो सब चीजें अभी एक तरफ एक साथ इकट्ठी हो रही है, और ये जो 5-7 साल का अपना जो क्लींजिंग भी हो गया, वेदर इट इज रिलेटिंग टू करप्शन, बैंकिंग सिस्टम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो क्लींजिंग भी होना था वो हो गया। तो अब उनको लगता है पूरा ग्लोबल अटेंशन इंडिया की तरफ होगा, और अपना जो इनहेरेंट एडवांटेजेस है, क्योंकि अभी 5-7 साल में प्रॉफिट ग्रोथ तो कोई लंबा चौड़ा है नहीं ना, अब उनको लगता है कि 10% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया सस्टेन कर पाएगा अगले 10-12 साल तक। और शायद यही ट्रेंड है जो उन्हें बुलिश बना रहा है। शायद यही, अगर आपको उनकी समझ और राकेश झुंझुनवाला की समझ से कुछ समझना है, तो बी बुलिश ऑन इंडिया, द बेस्ट इज येट टू कम। अनडाउटेबली आई थिंक हम लोगों ने भी जो भी आपसे इंटरेक्शन किया है, पार्शियली ऑफ कोर्स वी लर्न फ्रॉम हिम, एंड पार्शियली इट इज आवर ओन हार्ड वर्क, राइट। और वो दिखता भी है निकुंज, अभी आप ये क्वार्टर के सब कंपनीज की परफॉर्मेंस देखो, लास्ट क्वार्टर के सब कंपनीज की परफॉर्मेंस, हाँ, जो जिस हिसाब से कंपनीज का बैलेंस शीट वन टाइम रिस्ट्रक्चर हो गया है, डेट कितनी सारी कंपनी, हाईली डेटेड कंपनीज कितनी सारी रिस्ट्रक्चर हो गई। और मैं आपको बिफोर आई गो एक लास्ट नंबर देके जाता हूँ, 2015 और 2022 के बीच में 16.5 लाख करोड़ रुपया का बैंकिंग सिस्टम में क्यूमुलेटिव प्रोविजन हुआ है। 16.5 लाख करोड़, विच इज रफली 20% ऑफ द ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम। मतलब एसबीआई की बैलेंस शीट के दुगना के आसपास। हाँ, एसबीआई बैलेंस शीट का हाफ, मतलब एसबीआई बैलेंस शीट का हाफ, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ 20% एवरेज अगर मैं बैंकिंग का निकालूं लास्ट 7 इयर्स का, तो एवरेज लोन बुक का रफली 18-20% प्रोविजन हो चुका है। तो आप सोचो कितना बड़ा क्लीन अप अपने बिहाइंड है। तो ये पीएसयू बैंक अच्छे से कैप्चर करेंगे। यस, एब्सोल्युटली। तो आखिरी एक पॉइंट मधु जी, राकेश झुंझुनवाला की फर्म का नाम था रेयर, रेखा झुंझुनवाला आ रहे, राकेश झुंझुनवाला बना के रेयर बने, मगर वास्तव में राकेश जी रेयर थे। आई थिंक उन्होंने बड़ा सोच के नाम रखा था, इंट्यूशन से रखा होगा, बिकॉज दिल से उनको भी पता था कि देयर विल बी मेनी पीपल हु विल कम इन द वर्ल्ड एंड मेनी विल गो, बट देयर विल बी rarest of rare Rakesh झुंझुनवाला. As my friend Vijay Kedia wrote, there are bulls and there are bears, but there is only one lion, and there is only one rare lion which is white color, and that was Rakesh झुंझुनवाला. So true. Thank you. आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इतना स्वदेश को इस खास कार्यक्रम में बस इतना है। तो आप एक खास चर्चा देख पा रहे थे, निकुंज कर रहे थे मधु केला से बातचीत, और वो अपना राकेश झुंझुनवाला के प्रति जो उनका सम्मान है वो खास दिख रहा था, और उससे कैसे सीख मिलती थी, क्या प्रिंसिपल्स है। इसलिए हमें कहते हैं कि लेजेंड्स चाहते नहीं है, बल्कि वो तो अपने प्रिंसिपल्स के जरिए दुनिया में हमेशा रहते हैं और हमेशा याद रहते हैं। खैर, इस बीच मार्केट पे एक बार वापस से लौटते हैं। 18,000 से सिर्फ हम 50 पॉइंट दूर हैं। 17,950 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और बैक टू बैक बैंक निफ्टी और निफ्टी सेंसेक्स भी आपको अच्छी खासी गणित के साथ चलते हुए ऊपर दिख रहे हैं। हम कुछ एक स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, वेदांता, हीरो मोटोकॉर्प, जुबिलेंट फूडवर्क। एक बार राजेश जी की कॉल्स हैं, एक बार सारी की सारी कॉल्स आप वापस से दिखाइए, उनमें स्टॉप लॉस टारगेट लगा हुआ है, अगर फिर भी किसी से मिस हो गया हो तो एक बार वो अच्छे से नोट कर पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक शेयर और भी हैं जहाँ पे आज थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 2 फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी भी है, एक तो हमको कुणाल बोथरा बता के गए हैं, सन फार्मा, और दूसरा है ग्लेनमार्क। एक ये कंपनी के बारे में थोड़ी देर पहले हमारे से सुशील केडिया भी हमारे साथ जुड़े थे, वो भी इसी कंपनी के बारे में बातचीत कर रहे थे। अमितेश, एक बार आप ग्लेनमार्क के चार्ट को चेक करके बताएंगे, आपका सिस्टम और मेथड ये कहता है कि ग्लेनमार्क भी आगे और चलेगा क्या? देखिए, ग्लेनमार्क की जहां तक बात है, वहां तक तो 409 रुपए का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट के ऊपर, वो क्रॉस करना बहुत जरूरी है। जब तक 409 क्रॉस नहीं होता तब तक डिम्पल जी इसमें सस्टेनेबल ओपनिंग नहीं आएगा, क्योंकि 700 रुपए से लेके अगर आप ये चार्ट को देख रहे हैं वीकली या मंथली चार्ट के ऊपर,
तो हमेशा एक पुल बैक रैली के बाद एक सेल ऑफ ही आया है, सस्टेनेबल अपसाइड अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखी है। तो हमें ये लग रहा है कि सिंस 20th May 2022 से जो ट्रेंड चला है उसका मल्टीपल रेजिस्टेंस 409 और 410 के बीच में आता है। तो जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा उसके बाद सीधा जो इंटरमीडिएट टारगेट है वो 580 का है। उसका मतलब 410 के ऊपर एक ट्रेंड रिवर्सल है जो 580 तक जाएगा। तो हमारे हिसाब से ग्लेनमार्क फार्मा में जब वीकली चार्ट के ऊपर 410 के ऊपर क्लोजिंग आए तभी उसको बाय करना चाहिए। फिलहाल उसको इसलिए अवॉइड करेंगे क्योंकि कंसोलिडेशन में अभी थोड़ा ज्यादा टाइम ये स्टॉक स्पेंड कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो एक बार ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो जाए उसके बाद सीधी छलांग 410 से 580 की है, तब पार्टिसिपेट करेंगे तो वेटिंग पीरियड कम रहेगा। सो यही लॉजिक से 410 के ऊपर अगर वीकली क्लोज आता है तब जाके 380 के स्टॉप लॉस से हम लोग बाय करेंगे 580 के टारगेट के लिए। ठीक है, और राइट, तो ये तो ग्लेनमार्क फार्मा पे एक व्यू रहेगा। और कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। अब इस वक्त आपको एफएनओ स्पेस में भी सबसे हाईएस्ट गेनर्स में बजाज फिनसर्व दिख रहा है। आज तक कमाल की तेजी है, 6% की तेजी आपको बजाज फिनसर्व पे दिख रही है। और सारी एल्यूमिनियम काउंटर्स, इसकी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे, नाशा एल्यूमिनियम हो, नाल्को हो, वेदांता इन सब भी, हिंडाल्को हो, इन सब में अच्छी खासी तेजी है। कल हम बात भी कर रहे थे राजेश, मेटल्स में आपको लग भी रहा था, आपने इनफैक्ट 3 नाम भी दिए थे, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील। आपको स्टील पैक ज्यादा पसंद आता, पर यहां पर इस वक्त आप वही स्टांस रखेंगे या फिर आप अब एल्यूमिनियम काउंटर्स पे ज्यादा बेट करेंगे? बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए हमें लगता है कि मेटल एज ए होल सेक्टर में ही हमें लगता है कि आगे आने वाले हफ्तों में एक तेजी का मूव यहाँ पे बनते हुए दिखेगा, क्योंकि अगर देखें तो एक करेक्शन के बाद काफी अच्छा एक्यूमुलेशन एक्टिविटी पूरे मेटल पैक में बनते हुए दिखी। हिंडाल्को और वेदांता तो हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन स्टील में हमें टाटा स्टील का सेटअप भी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में लोअर साइड से जो रिकवरी बनी है, तो हमें लगता है टाटा स्टील को भी यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। तो 3 स्टॉक पे हमारा फोकस है मेटल स्पेस में, वेदांत, हिंडाल्को और टाटा स्टील। ये 3 स्टॉक पे हमारा बुलिश व्यू, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले आने वाले हफ्तों में ये स्टॉक, तीनों स्टॉक एक अच्छा अपो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखेंगे, और इस पे हमारी तीनों पे बाय की रिकमेंडेशन है। बीच जहां आज सेंसेक्स में 60,000 के पार के लेवल्स हम देख चुके हैं, बीएससी के कुछ काउंटर्स जहां पर एक्शन है उसे वॉच आउट कर लेते हैं। बीएससी आईटी इंडेक्स एक बार दिखाई अच्छी मजबूती के बीच, हैप्पीएस्ट माइंड्स हमें करीब 10% की तेजी नजर आ रही है। हिंदुजा ग्लोबल में भी हम अच्छी तेजी के बीच करीब 4.5 से 6.5% की तेजी पर कामकाज देख रहे हैं। और इसी सूची में रूट मोबाइल का स्टॉक भी है जहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज। पीएसयू इंडेक्स में कई सारे स्टॉक्स है जहां पर मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, लेकिन सबसे पहले चेन्नई पेट्रो को देखें। रिफाइनिंग स्टॉक्स में करीब 5% की तेजी पर चेन्नई पेट्रो इस वक्त ट्रेड करता हुआ। एचपीसीएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, नाल्को जैसे स्टॉक्स भी यहां पर अच्छी तेजी के बीच काम करते हुए। पावर पैक परफॉर्मेंस पावर सेक्टर की तरफ से अब आती हुई नजर आ रही है, और इसमें सबसे आगे अडानी पावर है। कल ही से काउंटर में हम आपको राय भी दिलवा रहे हैं, और इस स्टॉक में करीब 5% की तेजी के साथ ट्रेड। इनफैक्ट अडानी ग्रुप के तमाम स्टॉक्स में अच्छी मजबूती। केसी इंटरनेशनल, एनटीपीसी, पीटीसी, अडानी ग्रीन जैसे स्टॉक्स और अडानी ट्रांसमिशन भी है जो कि अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। मितेश, कैपिटल गुड्स स्पेस को देखें और हैवेल्स के काउंटर पर अपनी राय दीजिए। 4% की तेजी है, अच्छी मजबूती पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या लगता है टेक्निकली चार्ट से यहां से और मजबूती दिखा रहे हैं आपको? एब्सोल्युटली, ट्रेंड रिवर्सल है। आई थिंक जो हिसाब से आज हमने इसमें ब्रेकआउट देखा है हैवेल्स में, वो कंटिन्यू रहेगा अगले आने वाले दिन में। और सबसे बढ़िया बात हैवेल्स के केस में ये है कि हैवेल्स ने आज जो 15 मिनट और आधे घंटे का चार्ट है उसमें जो इमीडिएट रेजिस्टेंस उसका था 1310 वो क्रॉस किया है, और सस्टेनेबली उसके ऊपर ही पूरे दिन तक ट्रेड किया है। सो 1310 के ऊपर जो ट्रेड किया है 15 मिनट और हाफ एन आवर के चार्ट के ऊपर, तो दैट इज रियली वेरी प्रॉमिसिंग, और विद वॉल्यूम बढ़त आई है। तो मेरे हिसाब से अब डेली चार्ट में भी एट द एंड ऑफ द डे ये ब्रेकआउट कन्वर्ट हो जाएगा, और कंसेक्यूटिवली हम ये जो रैली है 1350 जो अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वहां से इमीडिएटली 1400-1550 तक की रैली देख सकते हैं। ये पूरा ट्रेंड रिवर्सल है। अगर प्रियंका जी आप वीकली चार्ट भी देखोगे तो 27 अप्रैल 2022 का हाई था 1344 रुपया, 1344, वो आज वो भी क्रॉस हो चुका है। तो हमारे हिसाब से आई थिंक नई तेजी में ये स्टॉक एंटर हो चुका है, और अगले 15 से 20 दिन में हमको पहला टारगेट 1450 और दूसरा टारगेट 1500, एक एग्रेसिव 10 से 15% की तेजी ये स्टॉक में दिखाई दे सकती है करंट लेवल से।
इसके अलावा एक तो शेयर और भी हैं जो मार्केट्स के अंदर जहाँ पे थोड़ा मूवमेंट दिख रहा है। सुबह हमने आपको जी एंटरटेनमेंट नोटिस करवाया था और उसने अपना टारगेट इंट्राडे का टारगेट 255 का था, ना केवल उसको लगाया बल्कि 1-2 रुपये और भी ऊपर हाई बना दिया, वो 257 का अभी ट्रेड कर रहा है 6% ऊपर। सर BTST करना है राजेश जी, इसको BTST करके जाए जी एंटरटेनमेंट को। तो डिम्पी जी देखिए काफी समय बाद ये स्टॉक में अच्छा मोमेंटम इंट्राडे बेसिस पे बनते हुए दिख रहा है और हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक में आज 100 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उसके ऊपर ही सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस 246 का स्टॉप लॉस रख के बाय किया जा सकता है या जिनके पास पोजीशन है होल्ड की जा सकती है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो लग रहा है वो हमें लग रहा है 260 के आसपास है, अगर वो लेवल को क्रॉस करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट बनेंगे इसके करीब 268 से 275 तक के, तो यहाँ पे 246 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को कैरी किया जा सकता है। ठीक है, ऑल राइट, एब्सोल्युटली। सारे आपको फाइनेंस काउंटर्स में अच्छी तेजी भी दिख रही है और आप नीचे एक खबर भी देख रहे हैं कि किसानों को और राहत देने का फैसला किया है। सस्ते ब्याज दरों की बात हो रही है, कैबिनेट की एक बैठक में निकल कर आया इस पर और ज्यादा, कैबिनेट ने सस्ते ब्याज पर लोन को मंजूरी दी है। डिटेल्स आप तक तुरंत लेकर आएंगे, लेकिन इस बीच हम देख भी रहे हैं कि कल से ही आप फाइनेंस काउंटर्स को अच्छे मूव पर दिख रहे हैं। कौन से होंगे वो स्टॉक जिन पर ज्यादा बेनिफिशियरी हो, जो ज्यादा बेनिफिशियरी होंगे, ये सारी रिसर्च भी लेकर आएंगे। लेकिन अभी इस वक्त क्या FMCG स्टॉक्स जिस तरह से 2 दिन से हम देख रहे हैं यहाँ पर, चाहे मिल्क काउंटर्स हो बिकॉज ऑफ द प्राइस हाइक या फिर आपके राइस काउंटर्स हो, जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काउंटर्स है वहां पर भी 2 दिन से अच्छी तेजी बनी हुई है। राजेश, यहाँ पर आपको तेजी सिर्फ टेक्निकल चार्ट पर दिख रही है, आगे और सस्टेन कर सकती है? पराग मिल्क, हेरिटेज फूड, ट्रिगर्स तो क्या पराग मिल्क के लिए ओवर क्या हो चुके हैं, कैसा दिख रहा है काउंटर चार्ट पे? तो प्रियंका जी देखिए, पराग मिल्क में अगर हम सेटअप को एनालाइज करें तो यहाँ पे पिछले 4 वीक का जो एक रेंज थी उसका आज ब्रेकआउट इस करंट वीक में देखने को मिल रहा है और वीकली चार्ट पे जो ब्रेकआउट बने करीब 98 रुपीज के ऊपर, तो अब ये इसके ऊपर अगर सस्टेन रहेगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका बनना चाहिए करीब 110 से 112 तक का। तो पराग मिल्क में जिनके पास पोजीशन है बने रहे और स्टॉप लॉस को यहाँ पे 98 के आसपास ट्रेल कर लें। वहीं हम अगर हेरिटेज फूड की बात करें तो हेरिटेज फूड में जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं डेली सेटअप में, तो स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद अब लोअर साइड पे यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जो रिकवरी बनी पिछले कुछ दिनों में वो अब स्टॉक यहाँ से 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है और लोअर टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज हायर टाइम फ्रेम को यहाँ पे क्रॉसओवर भी बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि जो फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है वो करीब यहाँ पे स्टॉक को 340 350 की तरफ भी पोजिशनली लेके जा सकता है, तो यहाँ पे भी बाय करने की ही सलाह है। स्टॉप लॉस होगा करीब 298 रुपए का और अपसाइड का टारगेट होना चाहिए करीब 335 से 340 तक के, तो हेरिटेज फूड पे भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। बाजार की तेजी में टेलीकॉम प्लेज में भी मजबूती नजर आ रही है। भारती एयरटेल, राजेश जी इस पर भी आप राय दीजिए। 722 के लेवल्स पर करीब 3% की बढ़त पर भारती एयरटेल के स्टॉक में इस वक्त तेजी नजर आ रही है। तो मानसी जी बिल्कुल इस पर भी हमारा बुलिश हुए, हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ ऑलरेडी ये स्टॉक को शेयर किया हुआ लॉन्ग साइड में और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें जो टारगेट आना चाहिए करीब 735 से लेकर 740 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। हमने पहले भी शो पे भी ये स्टॉक पे बाय रिकमेंडेशन डे बिफोर यस्टरडे दी हुई है, तो हमें लगता है कि स्टॉक में तो एक अच्छा मोमेंटम बना है। काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में ये मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है और जिस तरीके का मोमेंटम बना है यहाँ पे 735 740 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस अब करंट लेवल से होगा करीब 711 के आसपास। अभी आप जो खबर नीचे देख पा रहे हैं ना कि कैबिनेट ने सस्ते ब्याज की लोन की दरों को मंजूर कर दिया। एक्चुअली वो करीब 1.5% की राहत है। जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपको बताना होता है कि आप कौन हैं। तो अगर आप किसान हैं तो आपको 1.5% तक का टीजर लोन, जिसको हम सस्ता लोन कहते हैं, वो आपको लोन मिल सकता है। देश के जो सरकारी बैंक हैं वो ज़्यादातर किसानों से कनेक्टेड हैं क्योंकि उनकी ब्रांचेस दूर तलक हैं। इसमें देश का दूसरा नंबर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। अगर आप वहां देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट टिपिकली पंजाब नेशनल बैंक पे आएगा। क्या 1.5% की ब्याज दरें ये बैंक को क्रेडिट ऑफटेक बढ़ाने में काम आएंगी? क्या बैंक इससे अपने बैलेंस शीट्स को और भी ठीक कर पाएगा? ये अभी थोड़ा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हाँ, सरकार ने अपनी तरफ से पॉलिसी के हिसाब से ये कर दिया कि किसानों को आप 1.5% लोन सस्ता कर सकते। ये पंजाब नेशनल बैंक का आज का इंट्राडे चार्ट है जो कि 2.5% है। इसमें टिपिकली एनबीएफसीज ज्यादा नहीं चलेंगी। एनबीएफसीज ऑलरेडी अपना क्रेडिट थोड़ा महंगा लेके आती है बैंक के मुकाबले और एनबीएफसीज का किसानों से कुछ ज्यादा सरोकार भी नहीं है। तो पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक,
इस तरह के जो छोटे छोटे बैंक है वो कहीं ना कहीं आके कनेक्टेड होंगे। हालांकि ये डिबेटेबल इशू हो सकता है कि 1.5% से बैंक के बैलेंस शीट पे कितना बेनिफिट होगा, ग्राहक ज्यादा इंपॉर्टेंस है या फिर 1.5% का जो डेंट आएगा, यानी कि जो आम लोन बेस्ड है आपसे 1.5% सस्ता, उस पे ज्यादा आएगा। लेकिन फिर भी देख के ऐसा लगता है क्रेडिट ऑफ टेक ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक तो किसानों को लोन पहुंचेगा तो सर्कल घूमेगा पूरा, इसलिए यूनियन आपको इस तरह के छोटे बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये आपको ज्यादा इंपैक्ट दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमने आज सुबह ना पंकज मुरारका से भी बातचीत की थी, अलग अलग फैक्टर्स को समेटते हुए उनसे हमने मार्केट का व्यू पॉइंट पूछा, सेक्टोरियल व्यू पॉइंट पूछा। एक बार सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स एंड ग्लोबल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नॉन इवेंट हो गया है, बिकॉज इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट है नहीं ग्लोबल इकोनॉमी पे। और हमने देखा कि जैसे इमीडिएट वॉर के बाद सारी कमोडिटी प्राइसेस जो काफी तेज गति से बढ़ी थी, अब धीरे धीरे वो सब वापस करेक्ट होके वहीं वॉर, जब वॉर शुरू हुआ तो उस लेवल पे या उससे नीचे लेवल पे आ चुकी हैं। तो उसके चलते ये जो इन्फ्लेशन भी एक्सेलरेट हुआ था, ये जो बढ़ा था, मार्केट जो इस चीज से कंफर्ट ले रहे हैं कि वी आर एट पीक इन्फ्लेशन। अब यहाँ से आगे जाके, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस पिछले 3 महीने में काफी गिरे हैं, इंक्लूडिंग ऑयल प्राइसेस, तो इन्फ्लेशन यहाँ से आगे जाके घटेगा। और उसकी वजह से यूएस फेड जो है वो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं जाके टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के एंड तक एक पॉज लेगा, क्योंकि उनकी रेट हाइक तब तक हो चुकी होगी और इन्फ्लेशन काफी हद तक काबू में आ चुका होगा। तो इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए, जहां तक हमारे इंडिया का सवाल है, हमारी इंडिया की ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। वर्ल्ड में सब इकोनॉमी में ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हुई है, खासकर चाइना में एक शार्प स्लो डाउन की काफी सारी साइंस दिख रहे हैं इकोनॉमी में। और ऐसे माहौल में एक इंडिया एक स्टैंड आउट इकोनॉमी होती है ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक ग्रोथ काफी अच्छी है या स्ट्रांग है, और ये आने वाले समय में स्ट्रांग रहेगी। तो मेरा यही एडवाइस रहेगा सब इन्वेस्टर्स को कि आप मार्केट्स में थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लें, 1 साल का 2-3 साल का व्यू लें, और उस एंगल से आप मार्केट में हमें इन्वेस्टेड रहना है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आ सकती है, पर उससे ज्यादा विचलित नहीं होना है। और क्या कहते हैं, और कहीं अगर मार्केट में करेक्शन आए तो उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के उस समय इन्वेस्ट करना है। इंडिया की इंटरनेट इकोनॉमी पे काफी बुलिश है, क्योंकि अगर आप देखें ओवरऑल तो जो इंटरनेट इकोनॉमी है, वर्ल्ड जो है पूरा ये डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहा है। हम एज ए कंज्यूमर हमारे डेली लाइफ में इंटरनेट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो जोमेटो या स्विगी के थ्रू हम फूड ऑर्डर करते हैं या न्यूज़पेपर रीड करना है तो आजकल वो भी हम मोबाइल ऐप पे ही करते हैं, और या हम कोई शॉपिंग भी करना है। तो इंडिया में इंटरनेट का पेनिट्रेशन काफी लो है, इंटरनेट और ये आगे जाके धीरे धीरे काफी तेज गति से बढ़ेगा। तो हमारा ये मानना है कि ओवरऑल जो इंडिया की इंटरनेट इकोनॉमी है, अगर आप उसकी पूरी साइज देखें आज, तो लगभग अबाउट $100 बिलियन है, या हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसका 3% है। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल में ये जो इंटरनेट इकोनॉमी जो इंडिया की अबाउट $100 बिलियन है, ये इंटरनेट इकोनॉमी इटसेल्फ एक मतलब $1 ट्रिलियन की साइज हो सकती है। मीनिंग कहने का मतलब ये है कि यहाँ से 10 गुना ग्रोथ हो सकती है। और जब ऐसे ग्रोथ फेज से इंडिया गुजरेगा इंटरनेट वर्ल्ड में या इंटरनेट बिजनेसेस में, तो कुछ एक ऐसे बिजनेसेस निकलेंगे जो आगे जाके इंडिया की लीडिंग कंपनीज बन जाएंगी। तो हमें इंटरनेट इकोनॉमी पे हमारी एक काफी पॉजिटिव व्यू है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, तो ये आप पंकज मुरारका का भी व्यू सुन रहे थे कि वो बाजार पर और साथ ही कौन से थीम्स और सेक्टर्स उन्हें यहाँ पसंद आते हैं। कल से लगातार हम बता रहे हैं कि जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनमें आपको अच्छी तेजी दिख रही है। अब भी आप बीपीसीएल जैसे काउंटर्स पे देखेंगे 2% की तेजी यहाँ दिख रही है। यहाँ कोई आपको ट्रेंड दिख रहा है मितेश? यस एग्जैक्टली, जो आपने स्टॉक चुना उसी में हमने एक बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन यस्टरडे ही डेली चार्ट के ऊपर बीपीसीएल के ऊपर निकाला है। तो डिस्क्लेमर के तौर पे हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन उसमें हो सकती है। अगर आप बीपीसीएल का चार्ट देखोगे तो कंटिन्यूअसली वो डाउन ट्रेंड में था और कहीं ना कहीं 330 और 340 के बीच में एक अच्छा सा एक्यूमुलेशन हुआ था, बेस फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद हमारे हिसाब से, सिस्टम और मेथड के हिसाब से 345 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, पर यस्टरडे हमने उसको रिकमेंड किया। वी आर ऑफ द व्यू के ये जो रैली स्टार्ट हुई है अपवर्ड मूवमेंट वो कंटिन्यूस रहेगी। उसमें हमारा पहला टारगेट है 395 का और दूसरा टारगेट है 430 का। सो 395, 430
तक ये एग्जिस्टिंग जो रैली है वो जा सकती है। और कहीं ना कहीं अगर करंट लेवल पर भी आपको लेना है तो 340 के स्टॉप से आप ले सकते हो। हमें लग रहा है एचपीसीएल बीपीसीएल में जो ट्रेंड चालू हुआ है वो लंबे समय तक चलेगा और ये कंप्लीटली ट्रेंड रिवर्सल है बेस्ड ऑन द डेली चार्ट। तो डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। रिवर्सल दिख रहा है 400 तक के टारगेट से यहाँ पर बीपीसीएल में पहला टारगेट, इनफैक्ट उसके बाद 430 तक जाने की भी यहाँ पर दमखम नजर आ रहे हैं, 2% की तेजी। राजेश जी, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी स्टॉक में करीब 10% के अपमूव्स इस वक्त नजर आ रहे हैं और टॉप परफॉर्मिंग यहाँ पर अपने स्पेस में इनफैक्ट मिड कैप कैटेगरी में दिख रहा है। इस स्टॉक पर इनफैक्ट पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में जो मजबूती स्टॉक ने नहीं दिखाई उतनी एक ही एक सेशन में दिखा चुका है। तो आज का मूव काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है स्टॉक में। अगर हम छोटी टाइम फ्रेम पे देखें तो पिछले अगर 15-20 दिन का सेटअप एनालाइज करें तो एक यहाँ पे फ्लैग एंड पोल फॉर्मेशन था, उसका ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा और जिस तरीके का आज मोमेंटम यहाँ पे प्राइस एक्शन आया है, स्टॉक अब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्रॉस करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप यहाँ पे अब बन रहे हैं डेली वीकली के हिसाब से ये मोमेंटम यहाँ पे इसको 1150 से 1200 की तरफ भी लेके जा सकता है। काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट बाइंग एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। तो 1150 से लेके 1200 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करंट लेवल से 1070 के आसपास और पोजीशन लॉन्ग रखने की सलाह रहेगी हैप्पीएस्ट माइंड पे। अलग अलग स्टॉक्स में मोमेंटम तो आपको मार्केट के अंदर दिख ही रहा होगा। क्रूड के अंदर क्योंकि तेज गिरावट आई है, क्या क्रूड वाले शेयर्स हो जिससे जुड़े हुए शेयर्स हैं क्या उनको बीटीएसटी करना चाहिए? एक बार ये राजेश जी आपसे मैं पता करता हूँ, आपको मैं 2 शेयर बताता हूँ। एक तो बर्जर पेंट आप चेक कीजिएगा, एक बार बर्जर का चार्ट स्क्रीन पे लेके आइए, और दूसरा कंसाई नेरोलैक। मैं एशियन पेंट को इसलिए ले रहा है, थोड़ा बड़ा शेयर है। एक बार बर्जर आप दिखाएं और कंसाई नेरोलैक का एक बार चार्ट आप दिखा दें और इसका 7 डेज का मूवमेंट भी दिखाएं। ये बर्जर आपको दिख रहा है आज का 3-3.5% डेज हाई पे बंद हो रहा है, 7 डेज भी दिखाइए। और साथ ही कंसाई नेरोलैक KANSAI कंसाई के नाम से आपको मिलेगा, कंसाई नेरोलैक। अविनाश, कंसाई नेरोलैक 1 से 1.5-2% ऊपर। राजेश जी देख के बताइए इन दोनों को अंदर बीटीएसटी करना है क्या? बर्जर पेंट पे तो एपीजी क्लियरली बीटीएसटी करना चाहिए। आज जिस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बनी है 690-680 स्ट्राइक पे आज कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड करी है और जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है हमें लगता है कि यहाँ पे ये मोमेंटम 725 की तरफ बर्जर पेंट में आते हुए दिख सकता है। यहाँ पे इवन 700 का कॉल ऑप्शन एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करके भी ट्रेड किया जा सकता है जो कि करीब 16 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 26 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करंट लेवल से करीब 12 रुपए के आसपास। तो बर्जर पेंट डायरेक्ट भी अगर किसी को बाय करना है तो स्टॉप लॉस 692 का रखे और टारगेट होंगे 725-730 के। ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो 700 का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे उसमें हम करीब 12 रुपए का और अपसाइड के टारगेट 26 रुपए तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कंसाई नेरोलैक का अगर हम सेटअप यहाँ पे डिफाइन करें तो उसमें अभी थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम है। हमें लगता है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन अभी 535 इसके लिए मेजर हर्डल है, वो लेवल क्रॉस होने के बाद इसमें एक अच्छा अपमूव यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। हालांकि स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में एक तेजी के बाद अब साइडवेज कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लग रहा है 535 इसके लिए इमीडिएट हर्डल है। तो जिनके पास पोजीशन है अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे 500 रुपए का रखे, 535 हमें लगता है हर्डल जैसा काम करेगा, वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। ऑल राइट, तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। 2 सेक्टर्स पर आप थोड़ा सा ट्रेंड इंडिकेशन भी हमें दीजिए मिथिलेश। एक तो हम यहाँ बात कर रहे हैं पिछले हफ्ते से कि शायद ऑटो स्टॉक थोड़े से एग्जॉस्ट लग रहे हैं, हालांकि सरप्राइज भी करते हैं। कल भी आपको सेक्टोरल वाइज ऑटो हाईएस्ट गेनर था, लेकिन अभी अगर आप देखें तो मैक्सिमम डिक्लाइंस आपको ऑटो पैक से दिख भी रहे हैं। क्या यहाँ कोई ट्रेंड चेंज हो रहा है? और दूसरा, क्या आईटी में कोई ट्रेंड पिक हो रहा है? आप अभी भी देखें तो कई सारे आईटी काउंटर्स है जो अच्छा रिकवर हुए हैं डेज लो से, चाहे एलटीटी, सोटेक महिंद्रा हो, एचसीएल टेको। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दो सेक्टर आपने पकड़े हैं जहां पर लॉन्ग शॉट हो सकता है, लेकिन अगर बात करें ऑटो से तो ऑटो में एक बहुत ही मल्टी ईयर रैली स्टार्ट हुई है। और अगर आपको ये देखना है तो सिर्फ मारुति का चार्ट देख लीजिएगा। जब भी पास्ट में 8,000-7,500 के बीच में गया है वहां से बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेजी आई है और बहुत ही जल्द वो 10,000 का जो 5 डिजिट का फिगर है वो क्रॉस करके 11,000-12,000 तक जाएगा। लुक एट द रैली इन M&M। सो डेफिनेटली ऑटो पैक में अभी की जो गिरावट
गिरावट है या फ्यूचर में भी अगर कोई गिरावट आती है तो उसको बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन के लिए ही रखना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि ऑटो की जो मल्टी ईयर रैली है और उसको आप टायर स्टॉक से भी जोड़ सकते हो। ये आई थिंक एक डिकेड में पिछले 10 साल में मैं एक डेटा पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली बार हुआ है ये कि ऑटो पैक की पूरी रिकवरी जो है या पूरी रैली है उसमें टायर स्टॉक्स ने बहुत दमखम से या बहुत जोर से एक तेजी उसमें आई है। जनरली ये होता नहीं है, टायर स्टॉक बहुत ही म्यूटेड रहते हैं, लेकिन अब की बार ऑटो की जो रिकवरी है उसमें लीड ली है टायर स्टॉक्स ने। तो यही हमको दर्शाता है कि ऑटो की जो रैली है वो बहुत ही लंबी अवधि के लिए चलेगी। कमिंग बैक टू वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम भी सिस्टम और मेथड में यही देखते हैं कि कभी आईटी में रिवर्सल आएगा और बाय साइड ट्रांसफॉर्मेशन हमको देगा, लेकिन अभी तक कोई स्टॉक्स ने नहीं दिया है। लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प है। अभी जो चल रहा है वो एक कंसोलिडेशन फेज है प्रियंका जी, और बहुत ही जल्द अगले आई थिंक 3 या 4 वीक में हम अगर सिस्टम ने सिग्नल दे दिया तो शायद आईटी के ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट रिलीज करेंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे और उसमें जो भी पहला स्टॉक आएगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच कंसोलिडेशन जोन में है, लेकिन हमारे हिसाब से 3 या 4 वीक में डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट आएगा और अगले 6 या 9 महीने में आईटी स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी बढ़त आएगी। इसी हफ्ते में इनफैक्ट आने वाले हफ्ते तक आईटी स्टॉक्स में ब्रेकआउट की उम्मीद नजर आ रही है। राजेश जी, आपकी तरफ से कोई बीटीएसटी ट्रेड्स? तो मानसी जी, भारतीय एयरटेल को कैरी किया जा सकता है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा स्टॉक हमें लग रहा है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। ये स्टॉक को भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। काफी अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है, और जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना है यहाँ पे वीकली सेटअप के हिसाब से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस को बाय किया जा सकता है। 1390 से लेके 1410 तक के अपसाइड के टारगेट कल के सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1335 का। नितेश, आप कोई बीटीएसटी ट्रेड्स देना चाहेंगे? डेफिनेटली बीटीएसटी ट्रेड मेरे हिसाब से जो रहेगा वो अभी आई थिंक यही लेवल पे बैंक ऑफ बड़ौदा का रहेगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग है करंट लेवल से, और मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में एक 2 या 3 दिन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कंटिन्यू रहेगा जो आज आया है वो। तो मेरे हिसाब से मैं स्पॉट्स के लेवल दे रहा हूँ 122 रुपए के स्टॉप लॉस से अगर बैंक ऑफ बड़ौदा लिया जाए तो आई थिंक कल के सत्र में हमें 130 और 1 या 2 दिन का अगर नजरिया है तो आई थिंक 135 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो मेरा पसंदीदा ट्रेड रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ऑलराइट। तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर आपका एक बीटीएसटी ट्रेड रहेगा। एक बार बीएससी के कुछ स्टॉक्स को भी देख लेते हैं, बीएससी आईटी स्टॉक्स को देख लेते हैं। इनफैक्ट थोड़े से तो आईटी स्टॉक्स में आपको रिबाउंड नीचे से दिख रहा है, और आप इसमें सबसे ऊपर जो आपको बीएससी के आईटी इंडेक्स में स्टॉक दिख रहा है वो हैप्पीएस्ट माइंड दिख रहा है। लगभग 11.5% की मूव आज के दिन में आपको दिखाई दे रही है। उसके अलावा रूट मोबाइल है वो लगभग 4% तेज है। आईटी टेक्नोलॉजी काउंटर्स की हम बात करें, एलटीटीएस में आपको 4.5% की तेजी दिख रही है, और टेक महिंद्रा भी आपको 2.5% तेज के साथ दिख रहा है। एचसीएल टेक में आपको 2% तक की तेजी दिख रही है। तो ये कुछ आईटी काउंटर्स हैं जो बीएससी पर हम सेंसेक्स पर देख भी रहे हैं, जहां स्ट्रॉन्ग मूव दिख रही है। हैप्पीएस्ट माइंड, आई थिंक मानसी आप इसे डिस्कस कर चुके हो, राइट? अभी जस्ट हमने बात। अच्छा, ओके। तो इस पे हमें एक टारगेट और व्यू मिल चुका है हैप्पीएस्ट माइंड पे, लेकिन अदरवाइज आईटी पर अभी आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं राजेश? तो बिल्कुल देखिए, हमें लगता है मिड कैप आईटी में काफी अच्छा ट्रैक्शन बना है। एलटीटीएस हमारे यहाँ पे प्रिफर्ड पिक है, और जिस तरीके से इसमें सेटअप बन रहा है हमें लगता है ये स्टॉक में काफी बड़े टारगेट आगे आने वाले दिनों में आते हुए दिखेंगे। हमने पहले भी ये स्टॉक को लोअर साइड पे रिकमेंड किया, अभी भी हम मान के चल रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बना है। एलटीटीएस नेक्स्ट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 4100 तक आते हुए दिख सकता है, तो इसको कैरी किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 3700 का, और अपसाइड के टारगेट होंगे 4000 से 4100। और इसी सेगमेंट में अगर दूसरे स्टॉक को डिस्कस करें तो डिक्सॉन को भी यहाँ पे देखा जा सकता है। डिक्सॉन टेक में भी जिस तरीके से मोमेंटम बना आज के सेशन में, अब स्टॉक 4000 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि डिक्सॉन टेक को भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट जो आना चाहिए करीब 4150 से 4200 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होंगे 3930 के। राजेश जी, जरा मैं ना स्पीड से आपसे 2-4 शेयर पता करता हूँ, जरा बताइएगा उसमें करना क्या है। एक तो बीटीएसटी के लिए अपोलो टायर्स है, ये 220 से चला हुआ शेयर 260 हो गया। काफी सारे लोगों को लगता है महंगा है, काफी कहते हैं कि अभी तो चलना शुरू हुआ है ये। एक बार मेरे को बताइए जरा, बीटीएसटी करना चाहिए कि प्रॉफिट बुक करे जिनके पास 220 के ऊपर की खरीद है? तो बने रहना चाहिए टिम्पी जी, और मुझे लगता है कि जिनके पास 220 की खरीद है अब स्टॉप लॉस को 252 रुपए पे रख लें और पोजीशन को कैरी करें। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे होते हुए दिख रहा है, और ये काफी बड़े
कंसोलिडेशन का बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हुआ है, तो हमें लगता है ये मोमेंटम इसको और भी ऊपर 280 300 की तरफ भी आगे आने वाले हफ्तों में लेके जा सकता है। तो बने रहे 252 के स्टॉप लॉस से। एक तो इसमें बने रहने की राय। अच्छा, दूसरा एक जो शेयर मेरे को आपसे पता करना है वो ग्रैनुलस इंडिया है। ये 327 रुपए का चल रहा है, तो 3-3.5% ये शेयर ऊपर है। ये भी फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है, एक बार इसको भी देख के बताइए, क्या ये भी बीटीएसटी का कैंडिडेट है क्या? ठीक है, आज की प्राइस एक्शन तो काफी स्ट्रांग है और वीकली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो 4 वीक का रेंज का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो बने थे इसके अप्रैल में, उसका भी आज यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो स्टॉक में जो प्राइस एक्शन बना है उसके हिसाब से हमें लगता है 322 ये स्टॉप लॉस अगर होल्ड रहते हैं तो इसमें नेक्स्ट टारगेट जो बनना चाहिए 335-338 तक आते हुए दिख सकता है। तो 322 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करने की सलाह है। काफी समय के बाद स्टॉक में एक अच्छा प्राइस एक्शन बना है, तो कल के सेशन में भी थोड़ा एक्शन यहाँ पे हमें लगता है कंटिन्यू होते हुए देख सकते। 322 स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना है, क्या इसको भी लेके जाना चाहिए कि नहीं? वो है टेक महिंद्रा। एक आईटी में से एक चुन रहा हूँ, टेक महिंद्रा। एक बार जरा इसका भी इंट्राडे चार्ट लेके आइए टेक महिंद्रा का। राजेश जी बताइएगा, इसको बीटीएसटी करके जाऊं क्या टेक महिंद्रा? काफी बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक ने अब 1100 के लेवल को निकाला है। जिस तरीके से स्टॉक में आज प्राइस एक्शन बना है, जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग के मूव देखने को मिले, हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में 1140-1150 तक के अपसाइड आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल इसमें भी बाय करने की ही सलाह है और हमें लगता है आईटी पैक में ग्रेजुअली एक बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। और अगर लगता है कि इंडेक्स को यहाँ से फर्दर और तेजी एक्सटेंड करना है तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर और मेटल सेक्टर, ये दो सेक्टर का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ऐड होते हुए दिखेगा निफ्टी के फर्दर और तेजी को एक्सटेंड करने के लिए। तो आईटी में हमारा व्यू अभी बुलिश है। हम एक्सपेक्ट करें टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। टेक महिंद्रा को कैरी करें 1085 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, तो टेक महिंद्रा पर भी यहाँ पर एक बीटीएसटी व्यू है और बीटीएसटी के कई सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस भी किए। अपोलो टायर में भी तेजी उनको लगती है। जुबिलेंट फूड पर भी बीटीएसटी रहेगी ना सर, राय आपकी राजेश? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसमें बिल्कुल बुलिश है और इसको शो की ओपनिंग में भी रिकमेंड किया था। हम 625 से 630 तक के टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो बीटीएसटी पर आपके रडार पर आज होने चाहिए। लेकिन आज मार्केट में दिन भर कैसा एक्शन रहा, किस रेंज में हमने ट्रेड किया, कौन से सेक्टर से लीडरशिप निकल कर आई और कौन से स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, ये सारा रैप एक बार मानसी के साथ समझते हैं। बिल्कुल, तो आज मार्केट में एक्शन ही एक्शन रहा और भरपूर तेजी के बीच तमाम इंडेक्सेस में तमाम सेक्टर्स और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स नजर आए। शुरुआत सेंसेक्स से ही करेंगे क्योंकि 60,000 के पार हमने देखा सेंसेक्स में ट्रेड्स देखने को मिले और इसी के साथ साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी हरे निशान के साथ ही कामकाज, लेकिन आउट परफॉर्म सेंसेक्स ने किया। इस बीच सबसे ज्यादा तेजी या कह सकते बाजार को सपोर्ट करने में कंट्रीब्यूशन बजाज ट्विंस का आज सबसे आगे रहा। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के काउंटर्स ने अच्छी मजबूती के बीच कामकाज कर दिखा। क्लोजिंग में भी आप देखेंगे करीब 6% की बढ़त के साथ ये स्टॉक में ट्रेड जो है वो क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एफएमसीजी प्ले में काफी मजबूती थी। एचयूएल जैसे काउंटर में भी अच्छी तेजी के बीच कामकाज नजर आया। शेयर में पूरे दिन अच्छी मजबूती के साथ कामकाज दिखा और हरे निशान के साथ यहाँ पर भी कामकाज बंद होता हुआ नजर आ रहा है। रिलायंस और भारतीय एयरटेल भी इनफैक्ट टेलीकॉम प्लेस की अगर बात करें एक्सपर्ट के भी रडार पर है और साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ट्रेंड बिल्ट होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। आज हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स में भी अच्छी मजबूती देखी। ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल में मूवमेंट जरूर नजर आई, लेकिन रिलायंस के स्टॉक ने बाजार को संभालने का काम किया और इस लिस्ट में शामिल जरूर रहा। इसके अलावा कमजोरी महिंद्रा एंड महिंद्रा से आज ऑटो प्ले में हमने हल्की सी ही सही लेकिन डिप देखी और ट्रेंड को अगर समझने की कोशिश करें सेक्टर स्पेसिफिक, जहां हर सेक्टर हर पॉकेट में मजबूती थी, ऑटोमोबाइल स्पेस में एक डिप आज के सत्र में नजर आया। बिकवाली का दबाव एमएनएम में दिखा। इसके ठीक पीछे मारुति के स्टॉक में भी लाल निशान के साथ गिरावट हावी होती हुई दिखी। वहीं अल्ट्राटेक, टाटा मोटर्स और यहाँ पर कुछ हद तक सीमेंट प्लेस भी थे जो कि आज बाजार की तेजी में इतनी बढ़त के साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। आइए मिड कैप के कुछ काउंटर्स की बात करते हैं। जी एंटरटेनमेंट आज दिन की शुरुआत से अच्छी मजबूती थी और दिन भर मजबूती कायम रही। वहीं मैक्स हेल्थ जैसे स्टॉक में बिकवाली हावी होती दिखी। ट्रेंड, एलएनटी टेक्नोलॉजीज, नाल्को, ग्लेनमार्क और अपोलो टायर स्टॉक्स और साथ ही आईटी स्पेस में अच्छी मजबूती के बीच दिन भर ट्रेड्स नजर आए। कोरोमंडल
इंटरनेशनल मैक्स हेल्थ प्रेस्टीज और हिंदुस्तान जिंक स्टील पैक में एक हमने वॉलेटाइल सिचुएशन देखी और हिंदुस्तान जिंक के काउंटर में भी लाल निशान के साथ कामकाज नजर आया। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को देखेंगे तो हर सेक्टर हर पॉकेट में, सिर्फ ऑटो सेक्टर ने आज एक ब्रीदर लिया। कह सकते कि ऑटो सेक्टर आज ब्रेक पर रहा, वहां पर इतना एक्शन नहीं दिखा जितना बाकी सेक्टर्स पर देखने को मिला। पीएसयू, स्पेस, मीडिया, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, फार्मा, हर तरफ अच्छी मजबूती। फाइनल क्लोजिंग आपके टीवी स्क्रीन पर 60,200 के पार सेंसेक्स में कामकाज बंद होता हुआ 17,900 के पार निफ्टी में क्लोजिंग और बैंक निफ्टी में भी लगातार अच्छी तेजी के बीच ही ट्रेड्स क्लोज होते हुए 1219 के एडवांसेस के सामने करीब 750 के डिक्लाइंस। तो क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग सेशन, 7वां स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन जहां पर बाजार ने मजबूती दिखाई और मजबूती गैप अप ओपनिंग के साथ लगातार जो तेजी है वो दिन भर इंटैक्ट रही। तो इसी के साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने ट्रेडिंग पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लोजिंग कॉल्स को यहीं समेट रहे, लेकिन आप बने रहें इसी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।